सितंबर 11, 2001, सितंबर 11, 2001, यह तारीख दुनिया भर के लोगों के दिलों में बस गई है। यह आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस साफ मंगलवार की सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी दुनिया में जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लाखों लोगों के लिए यह दिन किसी भी सामान्य दिन जैसा शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों पर गहरा जख्म छोड़ा। ये घटनाएं इतनी बड़ी और हिम्मत वाली थीं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इन्होंने सुरक्षा के ख्यालों को चुनौती दी और वैश्विक आतंकवाद की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और 21वीं सदी का रुख ऐसे बदल दिया जिसके बारे में एक दिन पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। इस हॉरर की पहली झलक सुबह 8:46 8:46 AM ईस्टर्न टाइम पर दिखी। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जो बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रही थी, न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई। ये टक्कर 94वें और 99वें फ्लोर के बीच हुई और इससे पूरी बिल्डिंग और शहर में जैसे करंट सा दौड़ गया। शुरू में रिपोर्ट्स बहुत कंफ्यूज थी। कई लोगों ने सोचा कि यह एक बुरा एक्सीडेंट था, शायद कोई छोटा प्लेन रास्ते से भटक गया हो। न्यूज चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिकी आर्थिक शक्ति के प्रतीक उन आइकॉनिक ट्विन टावर्स में से एक से धुआं निकलता दिख रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी, इस बात से अनजान कि यह तो बस एक बहुत सोची समझी प्लानिंग वाले हमले की शुरुआत थी। सिर्फ 17 मिनट बाद सुबह 9:03 9:03 AM ET पर यह भ्रम टूट गया कि यह एक एक्सीडेंट था। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 जो बोस्टन से ही लॉस एंजल्स जा रही थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गई। यह दूसरी टक्कर, जिसे लाखों लोगों ने टेलीविजन पर लाइव देखा, इस 77वें और 25वें फ्लोर के बीच हुई। यह बिल्कुल साफ हो गया और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी कि अमेरिका पर हमला हुआ है। दूसरे प्लेन को साउथ टावर से टकराते देखकर यह कंफर्म हो गया कि यह सब जानबूझकर किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी में पैनिक फैलना शुरू हो गया और पूरे देश और दुनिया में एक अजीब सी बेयकीनी छा गई, क्योंकि वैश्विक वाणिज्य के वो जुड़वा निशान जल रहे थे। उन बड़े बड़े स्टील फ्रेम वाले टावर्स को जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, वह बहुत ही ज्यादा तबाही वाला था। हजारों गैलन जेट फ्यूल से भड़की तेज आग ने बिल्डिंग्स के कोर स्ट्रक्चर्स को कमजोर कर दिया। सुबह 9:59 9:59 AM ET पर 56 मिनट तक जलने के बाद साउथ टावर गिर गया और लोअर मैनहट्टन में धूल और मलबे का एक बड़ा सा बादल छा गया। फिर सुबह 10:28 10:28 AM ET पर नॉर्थ टावर, जिस पर पहले हमला हुआ था और जो 102 मिनट तक जला था, वह भी अंदर की तरफ गिर गया। इन 110 मंजिला स्काईस्क्रेपर्स का गिरना एक बहुत ही भयानक मंजर था, जिससे इतनी जानें गईं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और न्यूयॉर्क का स्काईलाइन हमेशा के लिए बदल गया। वह जगह जल्द ही ग्राउंड जीरो के नाम से जानी जाने लगी। ये अटैक्स सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी तक ही सीमित नहीं थे। सुबह 9:37 9:37 AM ET पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 जो वॉशिंगटन डलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए निकली थी, आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन के वेस्टर्न हिस्से से टकरा गई। यह टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का दिल था। टक्कर से बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और भयानक आग लग गई। इसका मतलब बहुत गहरा था। हमलावरों का निशाना सिर्फ अमेरिका की आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि उसका सैन्य नर्व सेंटर भी था। इससे देश में संकट और गहरा हो गया, क्योंकि जरूरी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला हुआ था। एक चौथा हाईजैक किया गया प्लेन, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ा था। वह 40 मिनट से ज्यादा लेट था और यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को फोन कॉल से दूसरे अटैक्स के बारे में पता चल गया। अपनी गंभीर स्थिति को समझकर कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने हिम्मत दिखाते हुए हाईजैकर्स से लड़ने का फैसला किया। उनकी यह कोशिश सुबह 10:03 10:03 AM ET पर तब खत्म हुई जब प्लेन शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया के पास एक खेत में क्रैश हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनके इस बहादुरी भरे काम ने हाईजैकर्स को वॉशिंगटन DC में उनके असली टारगेट तक पहुंचने से रोक दिया। शायद US कैपिटल या व्हाइट हाउस और इस तरह न जाने कितनी और जानें बचाईं। सितंबर 11 को जो इंसानी नुकसान हुआ वह बहुत बड़ा था और कई लोगों के लिए बहुत पर्सनल भी। 19 हाईजैकर्स को छोड़कर कुल 2977 बेगुनाह लोगों ने इन अटैक्स में अपनी जान गंवाई। इनमें चारों हाईजैक किए गए प्लेन्स के 246 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स शामिल थे।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2606 लोग मारे गए, जिनमें 77 अलग अलग देशों के सिटीजन्स भी थे, जिससे इस ट्रेजेडी का इंटरनेशनल लेवल पता चलता है। इनमें 343 फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स, 23 न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और 37 पोर्ट अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, जो दूसरों को बचाने के लिए जलते हुए टावर्स में घुस गए थे। पेंटागन में 125 मिलिट्री पर्सनल और आम लोग मारे गए। इन भयानक कारनामों को अंजाम देने वाले 19 टेररिस्ट अलकायदा से जुड़े हुए थे, जो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओसामा बिन लादेन के अंडर अलकायदा ने यह अटैक्स बहुत प्लानिंग से किए थे। हाईजैकर्स को 4 टीम्स में बांटा गया था। 15 सऊदी अरेबिया से थे, 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, 1 इजिप्ट से और 1 लेबनान से। उनमें से कई लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में टाइम बिताया था, यहां तक कि अमेरिकन फ्लाइट स्कूल्स में पायलट ट्रेनिंग भी ली थी। उनकी रेडिकल आइडियोलॉजी ने उन्हें अमेरिकन पावर के सिंबल्स पर हमला करने के लिए उकसाया। वह यूएस को अपने इस्लामिक वर्ल्ड के विजन का दुश्मन मानते थे। उनके इस काम ने दुनिया भर में एक नए कॉन्फ्लिक्ट के दौर की शुरुआत कर दी। अटैक्स के तुरंत बाद खास तौर पर न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर एक ऐसा रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिनमें फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस शामिल थे, तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे और उनमें से कई ने अपनी जान कुर्बान कर दी। टावर्स के गिरने से टूटे फूटे स्टील और जलते हुए मलबे का एक झन्नुम जैसा मंजर बन गया था। कई दिनों और हफ्तों तक रेस्क्यू वर्कर्स बिना थके सर्वाइवर्स को ढूंढते रहे, अक्सर बहुत खतरनाक हालात में। तबाही इतनी ज्यादा थी कि इमरजेंसी सर्विसेज के सामने ऐसी चुनौतियां आ गईं जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जो बिना अपने बारे में सोचे हिम्मत दिखाई गई, वह इस निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण थी। ग्राउंड जीरो के आसपास बची हुई बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और मलबे के ढेर की स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चिंताएं थीं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर न दिखने वाला रोल निभाया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन से सैकड़ों वॉलंटियर इंजीनियर्स वहां पहुंचे। उन्होंने डैमेज हुए स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी चेक की। जो स्ट्रक्चर्स रिपेयर नहीं हो सकते थे, उन्हें डिसमेंटल करने के प्लान्स पर सलाह दी और आगे और गिरने या पास की हडसन रिवर से सबवे सिस्टम में पानी भरने जैसे रिस्क्स को कम करने के लिए काम किया। उनकी एक्सपर्टीज न सिर्फ रेस्क्यू वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जरूरी थी, बल्कि बाद की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टील में से एविडेंस को बचाने के लिए भी। लगभग तुरंत ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने PNTT बॉम्ब लॉन्च किया, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी क्रिमिनल इंक्वायरी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने तेजी से काम करते हुए हाईजैकर्स की पहचान की और उनके कनेक्शंस का पता लगाया। कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि ओसामा बिन लादेन के अंडर अलकायदा इन अटैक्स की मास्टरमाइंडिंग के लिए जिम्मेदार था। 9/11 कमीशन, जिसे बाद में हालात की पूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया था, ने कंफर्म किया कि बिन लादेन ने खलीद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ के साथ मिलकर मशहूर अमेरिकन टारगेट्स की एक लिस्ट बनाई थी। इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर अटैक्स न रोक पाने के लिए बहुत सवाल उठे। यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया भर के सपोर्ट के साथ तेजी से और डिसाइसिव जवाब देने का वादा किया। प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया, जो अलकायदा और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक ग्लोबल कैंपेन का सिग्नल था। अटैक्स के 1 महीने से भी कम टाइम में अक्टूबर 2001 में यूएस मिलिट्री ने अपने एलाइज के सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान में ऑपरेशंस शुरू किए। मुख्य मकसद अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करना और तालिबान रेजिम को हटाना था, जिसने बिन लादेन और उसके साथियों को पनाह दी थी। इस मिलिट्री एक्शन ने एक लंबे और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की, जिसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल हालात को आने वाले कई सालों के लिए पूरी तरह से बदल दिया। 9/11 के जिम्मेदारों का पीछा 10 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। अटैक्स के आर्किटेक्ट ओसामा बिन लादेन को यूएस नेवी सील्स ने मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके कंपाउंड पर एक रेड में मार गिराया। खालिद शेख मोहम्मद, जिसे 9/11 का मुख्य ऑपरेशनल प्लानर माना जाता है, पाकिस्तान में 2003 में पकड़ा गया। तब से उसे ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप में रखा गया है और उसके मिलिट्री ट्रिब्यूनल में कई बार देरी हुई है। इन एक्शन से कुछ हद तक इंसाफ तो मिला,
लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से पैदा होने वाला खतरा खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई इवॉल्व हुई नए ग्रुप्स और बदलते टैक्टिक्स के हिसाब से। 9/11 अटैक्स की वजह से दुनिया भर में सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत बड़े बदलाव आए, खास करके एयर ट्रैवल में। यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर 2001 में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई, जिसने पैसेंजर्स और बैगेज के लिए नए स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स लागू किए। दुनिया भर में एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त, बेहतर चेक्स, कैरी ऑन आइटम पर रिस्ट्रिक्शंस और मजबूत कॉकपिट डोर्स स्टैंडर्ड बन गए। ये कदम भले ही कभी-कभी इनकन्वीनियंट होते हैं, इनका मकसद इसी तरह के हाईजैकिंग्स को रोकना था। एविएशन के अलावा कई देशों में नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोशिशों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को हल्के और साफ तौर पर बदल दिया। अटैक साइट्स को अब गंभीर याद और चिंतन की जगहों में बदल दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम विक्टिम्स को सम्मान देता है। गिरे हुए टावर्स की जगह पर बने 2 रिफ्लेक्टिंग पूल्स के चारों तरफ उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक नया स्काईस्क्रेपर 1776 फीट ऊंचा है, जो हिम्मत और रेजिलियंस का सिंबल है। पेंटागन मेमोरियल और शैंक्सविल में फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल भी बहुत शक्तिशाली ट्रिब्यूट हैं। हर साल एनिवर्सरी पर न्यूयॉर्क सिटी में ट्रिब्यूट इन लाइट जैसी सेरेमोनीज ये पक्का करती हैं कि उस दिन और उसके विक्टिम्स की याद हमेशा बनी रहे। सितंबर 11, 2001 की लेगेसी के कई पहलू हैं। ये बहुत बड़े नुकसान और गहरे दुख की कहानी है, लेकिन साथ ही ये कमाल की बहादुरी और एकता की भी कहानी है। अटैक्स ने कमजोरियां सामने लाईं, लेकिन इंसानी जज्बे की हिम्मत भी दिखाई। बेशक अलकायदा की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुई, लेकिन टेररिज्म का खतरा अभी भी है। अलग अलग रीजन में नए ग्रुप्स और उनसे जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। साल 2025 में उस मनहूस दिन को लगभग 24 साल हो जाएंगे और दुनिया अभी भी उसके अंजामों से जूझ रही है। 9/11 को याद रखना सिर्फ उन लोगों को सम्मान देने के लिए ही जरूरी नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, बल्कि नफरत के खिलाफ सतर्क रहने और एक शांत भविष्य के लिए कोशिश करते रहने के लिए भी जरूरी है।